नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ का दूसरा चैप्टर यानी बहुपद यानी पोलिनोमियल का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग बहुपद का पहला क्लास में बहुपद का वर्गीकरण तक पढ़ चुके थे, जिसमें कि हम लोग बहुपद के संख्या के आधार पर और चरों के घातांकों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण किया था, जिसमें कि हम लोग बहुपदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण में एक पदी बहुपद यानी मोनोलोमियल तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम लोग द्विपदी बहुपद बाइनोमियल से स्टार्ट करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक पहला वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग पहला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज से क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग द्विपदी बहुपद बाइनोमियल के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं द्विपदी बहुपद यानी बाइनोमियल। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं। जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। साधारण सी बात है दोस्तों, द्विपदी यानी जिसमें दो पद हो वो बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एग्जाम्पल में है 9x⁴ + 2x। तो दोस्तों इसमें दो पद है, एक 9x वाला और एक है 2x वाला। इसमें दो पद है तो ये द्विपदी हो गया। और दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे x³ है और -5 है, तो ये दो पद हो गया, दो पद का समीकरण है, तो ये द्विपदी बहुपद हो गया। आशा है कि दोस्तों आपको द्विपदी बहुपद बाइनोमियल में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। जिस बहुपद में केवल 3 पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। यानी दोस्तों जैसा कि हम लोग द्विपदी में देखे थे कि दो पद है तो द्विपदी बहुपद होगा, तो ठीक उसी प्रकार यदि समीकरण में 3 पद होगा तो वो त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं x² - 5x + 1। तो देखिए दोस्तों, इसमें 1 पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया। यानी इस इक्वेशन में जो है, यानी इस समीकरण में जो है वो 3 पद है, तो ये त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल के अंतर्गत आ जाएगी। और दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं m³ - 3m² + √2। तो दोस्तों इसमें 1 पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद आपका ये हो गया, तो ये भी त्रिपदी बहुपद के अंतर्गत आ जाएगा। तो आशा है कि आपको त्रिपदी बहुपद भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शून्य बहुपद यानी जीरो पोलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है शून्य बहुपद के बारे में, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो शून्य बहुपद कहलाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि नाम से ही स्पष्ट है शून्य बहुपद, तो जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो शून्य बहुपद कहलाता है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 0 × x², यानी x² का गुणांक है 0, -0 × x + 0। तो दोस्तों आप भली भांति जानते होंगे कि कोई भी किसी का कोफिशिएंट यानी कोई भी संख्या या कोई भी अलजेब्रा का गुणांक यदि 0 होगा तो वो पद 0 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका गुणांक यानी कोफिशिएंट 0 है x² का, तो ये पद 0 हो जाएगा। तो इसका भी कोफिशिएंट 0 है और ये ऑलरेडी 0 ही है, तो ये शून्य बहुपद यानी जीरो पोलिनोमियल के अंतर्गत आ जाएगी। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 0 × m³ - 0 × m² + 0 × m। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं इसका m³ का कोफिशिएंट 0 है, तो ये पद 0 हो जाएगा, और इसका गुणांक 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी इसका भी 0 है × 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो आशा है कि दोस्तों आपको शून्य बहुपद जीरो पोलिनोमियल भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नोट में दोस्तों, शून्य बहुपद का घात निश्चित नहीं होता, यानी शून्य बहुपद जो है इसका जो है ये घात स्क्वायर, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो इसका घात कोई निश्चित नहीं होती है। हालांकि देखिए इसमें घात कितना भी रहेगा, 100 या 1000 क्यों ना रहे, लेकिन इसका कोफिशिएंट 0 है तो वो 0 ही हो जाएगा। इसलिए वो दोस्तों यहाँ कहा गया है कि शून्य बहुपद का घात जो है वो निश्चित नहीं होता। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे दोस्तों चरों के घातांकों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बहुपद का वर्गीकरण, तो अभी पढ़े हैं पदों की संख्या के आधार पर, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों चरों के घातांकों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा पहला वर्गीकरण के रूप में रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। आप लोग भली भांति इसका नाम सुने होंगे रैखिक बहुपद का। चलिए आज हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं।
रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। दोस्तों इसमें कहा गया है वह बहुपद जिसके चर के घात एक हो, एक घातीय बहुपद, या उसी को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। यानी दोस्तों रैखिक बहुपद बोलिए या आप एक घातीय बहुपद बोलिए, यानी ये दोनों सेम ही है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 3x - 1, 5x + 2, √2x - 3। तो दोस्तों इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये रैखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3x का पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, 5x का पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, √2x का पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी इसका पावर यानी स्क्वायर जो है दोस्तों वो 1 है। तो ये रैखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद कहलाएगी। तो आशा है कि आपको रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं। इसमें है दोस्तों वह बहुपद जिसके चर के घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। तो आसान सी बात है दोस्तों, द्विघात बहुपद यानी जिसका घात 2 हो तो वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं x² + x + 2, यानी देखिए दोस्तों इसका x का जो है स्क्वायर यानी पावर जो है वो 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, आप इस पे डिपेंड मत होइए कि इसमें कितना पद है, इसमें पद मायने नहीं रखता। इसमें जो पहला पद आता है इसमें कितना इसका स्क्वायर होगा, कितना घात होगा, वही डिसाइड करेगा ये द्विघातीय बहुपद है या रैखिक बहुपद है। समझ में आ गई होगी आपको बात। अब देखिए दूसरा एग्जांपल दोस्तों, √2x² - 5x + 2। तो देखिए दोस्तों इसका x का जो है स्क्वायर यानी पावर वो 2 है, तो ये भी आसान सी बात है कि ये द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इत्यादि अनेक सारा एग्जांपल है। तो दोस्तों आशा है कि आपको द्विघात बहुपद भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब चलिए दोस्तों हम लोग त्रिघात बहुपद पढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वह बहुपद जिसके चर के घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जैसा कि हम लोग द्विघात रैखिक पढ़े थे, रैखिक में 1 होता है घात, द्विघात में 2 होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों त्रिघात बहुपद में इसका जो है स्क्वायर यानी घात जो होता है वो 3 होता है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं 3x³ + 4x² + 5x + 6। तो दोस्तों इसका देखिए हाईएस्ट घात, हाईएस्ट स्क्वायर जो है वो 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद के कैटेगरी में आ जाएगी। और दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं दोस्तों √2x³, तो इसका जो है घात कितना है 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग त्रिघात तक पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वह बहुपद जिसके चर के घात 4 हो, चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे कि हम लोग रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय पढ़े, ठीक उसी प्रकार ये चतुर्थ घातीय बहुपद है। तो क्या बोलता है दोस्तों, वह बहुपद जिसके चर के घात 4 हो, चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन से ही जो है दोस्तों इसका अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे कि आप अभी एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में है x⁴ + 3x³ - 2x² + x + 5। तो दोस्तों इसका देखिए हाईएस्ट स्क्वायर, हाईएस्ट घात जो है वो दोस्तों 4 है यानी 4 है, तो ये चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए x⁴ - 1, तो इसका हाईएस्ट घात कितना है दोस्तों 4, तो ये चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा। आशा है कि आपको चतुर्थ घातीय बहुपद अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का मान मिलता है। तो दोस्तों हम लोग बहुपद का मान यानी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है, यानी दोस्तों जब बहुपद पॉलिनोमियल में हम चरों का विशेष मान रखते हैं तो बहुपद का मान मिलता है। चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि px = x⁴ + 2x + 9 एक इक्वेशन है। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है पुट x = 2, यानी हम x के जगह 2 को पुट करेंगे, रखेंगे, तब क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है px, यहाँ पे x है और यहाँ x है। यहाँ क्या दिया हुआ है, x के जगह हम 2 पुट करेंगे, तो देखिए p × x के जगह 2 पुट किए, फिर यहाँ देखिए x² यानी x के जगह 2 पुट करेंगे यानी 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2x है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और x के जगह 2 देंगे, फिर प्लस 9 का 9 दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और
2 इंटू 2 यानी 2 का 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा प्लस 9। दोस्तों 4 प्लस 4 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। और p⁻, कितना हो गया दोस्तों 17 हो गया। तो यहाँ दोस्तों 2 के लिए बहुपद का मान कितना हो गया 17 हो गया, यानी x के जगह हम 2 का मान वैल्यू पुट किए तो उसका 17 हो गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ 2 के लिए बहुपद का मान 17 हो गया। ठीक उसी प्रकार कोई पूछ देगा क्वेश्चन में कि 3 के लिए बहुपद का मान क्या होगा, तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार सेम रहेगा प्रोसेस, बस उसमें x का मान 3 कर देंगे। कोई पूछेगा 4 का, कोई पूछेगा 5 का, बस x के जगह मान को बस चेंज करते जाएंगे। तो आशा है कि आपको बहुपद का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद के मान को 0 के बराबर कर दे बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसा कि आप डेफिनेशन से नाम से ही देख सकते हैं, शून्यक, बहुपद का शून्यक यानी वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू जो वो 0 हो जाए, यानी बहुपद के चर का वो विशेष मान जो बहुपद के मान को 0 के बराबर कर दे बहुपद का शून्यक कहलाता है। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे px = x-2 कोई इक्वेशन है। अब देखिए दोस्तों x के जगह यदि हम 2 पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे x के जगह 2, अब माइनस यहाँ ऑलरेडी 2 है तो 0 कितना 0 हो गया। तो दोस्तों इसलिए हम बोल सकते हैं कि 2 px का शून्यक है, यानी 2 जो है दोस्तों वो px का शून्यक है। ठीक इसी प्रकार हम यदि हमको चेक करना होगा 3 शून्यक है कि नहीं, तो हम x के जो 3 बैठा देंगे, 4 बैठा देंगे, 5 बैठा देंगे, इसी तरह आगे का प्रोसेस करते जाएंगे। आशा है कि आपको बहुपद का शून्यक निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो बहुपद जिसका घात 0 हो अचर बहुपद कहलाता है। साधारण सी डिफिनेशन है दोस्तों, वो बहुपद जिसका घात 0 हो अचर बहुपद कहलाता है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं 5 = 5x = 0, यानी x का जो है वो घात कितना है 0, तो ये अचर बहुपद कहलाएगा। आशा है कि आपको अचर बहुपद भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी दोस्तों बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, आज हम लोग वो जानने जा रहे हैं। एक घातीय बहुपद का अभिलेख, एक घातीय बहुपद का आलेख, आलेख मतलब समझ सकते हैं दोस्तों ये जो है ग्राफ, उसी को हिंदी में आलेख बोलते हैं, इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं। एक घातीय बहुपद का आलेख ग्राफ एक सरल रेखा होती है और बहुपद का आलेख x एक्सिस को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का x नियामक उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसमें कहता है दोस्तों कि जैसे ये कोई ग्राफ है, ये ग्राफ में जो है वो सरल रेखा होती है, तो x एक्सिस जो दोस्तों ये है आपका x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक, x एक्सिस में जिस रेखा पे जो प्रतिच्छेद करेगा यानी काटेगा वो ही उसका जो है उस बहुपद का नियामक कहलाएगा। जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे है x का, यहाँ पे देखिए x = x के कितना है 0 1 दिया हुआ है और y = 2x - 4 और -4 - 2 दिया हुआ है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे y का मान कहाँ तक है माइनस में 4 तक है ना, माइनस यहाँ देखिए ये x हो गया ये y हो गया, तो y कितना -4 गया है, तो यहाँ देखिए -4 तक ले लिया है और इसका के -2 तक गया है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये इस इक्वेशन से y = 2x - 4, तो देखिए इसमें x एक्सिस में कितना दिया है 2 तक, तो या तो 1 2 और y एक्सिस माइनस है तो 4, तो यहाँ माइनस तक दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये जो x वाला जो प्रतिच्छेद करता है वो यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, यानी एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो यहाँ प्रतिच्छेद करता है, तो ये उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। आशा है कि आपको बहुपद का शून्यक का ज्यामितीय अर्थ समझ में आ गई होगी। ग्राफ एक सरल रेखा है जो x एक्सिस को सिर्फ एक बिंदु पर काटती है, तो शून्यक 1 है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी किसी बहुपद के
बीच जो है दोस्तों हम उसका शून्यक और गुणांक के बीच कैसे संबंध स्थापित करेंगे वो हम लोग आज जानने जा रहे हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करें। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करें। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन में दिया हुआ दोस्तों, जैसे माना कि पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस बी, यानी एक मान लिया क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी कोई रैखिक बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा है, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए 0 के बराबर नहीं है। चूँकि अल्फा पी एक्स का शून्यक है, अल्फा जो है दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि अल्फा शून्यक है, तो अल्फा इस पी एक्स का शून्यक है, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, यानी एक्स के जगह हम अल्फा रखेंगे दोस्तों, तो ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो ए अल्फा इक्वल टू, यानी ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0 है, यानी ए अल्फा इधर रखेंगे और बी प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और फिर देखिए दोस्तों ए अल्फा इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे अल्फा का गुणांक ए है, यानी इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इसीलिए अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और शून्य इक्वल टू माइनस अचर पद बट्टे एक्स का गुना। तो दोस्तों ये आपका फार्मूला हो गया शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणनखंडों के बीच संबंध स्थापित करें। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। बोलता है द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणनखंडों के बीच संबंध स्थापित करें। माना पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा एवं बीटा है और जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए 0 के बराबर नहीं है। चूँकि अल्फा और बीटा पी एक्स का शून्यक है, आगे दिया हुआ दोस्तों कि अल्फा और बीटा जो है वो पी एक्स का शून्यक है, इसीलिए एक्स माइनस अल्फा एवं एक्स माइनस बीटा जो है वो पी एक्स का गुणनखंड भी होगा। यानी दोस्तों अल्फा और बीटा जो है वो पी एक्स का शून्यक है, तो लाजमी है कि एक्स माइनस अल्फा एवं एक्स माइनस बीटा पी एक्स का गुणनखंड होगा। इसीलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू के ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। यहाँ दोस्तों ये जो के है, ये के एक कांस्टेंट है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग के। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स को बीटा से गुना करेंगे, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, प्लस माइनस माइनस एक्स बीटा हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए इसको माइनस वाला को प्लस से गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस अल्फा एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, फिर दोस्तों एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या किए हैं हम लोग, अल्फा इसमें भी है, अल्फा इसमें भी है, तो अल्फा प्लस बीटा एक जगह कर लिए और एक्स प्लस अल्फा बीटा एक जगह कर लिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अब दोस्तों के को इससे गुना कर दें, के एक्स स्क्वायर फिर प्लस माइनस माइनस के ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सारा को रख दिए, फिर के ऑफ इससे पूरा गुना कर दें, के अल्फा बीटा हो गया। तो एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांकों और अचर पद को बराबर करने पर हम पाते हैं कि ए इक्वल टू के, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, बी इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए, और सी इक्वल टू के अल्फा बीटा, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिए। अब देखिए इक्वेशन 2 के अनुसार, अभी जो आपको इक्वेशन 2 जो दूसरा दिखाए थे उसमें दिया हुआ है b इक्वल टू माइनस के ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए दोस्तों के का मान जो यहाँ दिया हुआ है के इक्वल टू ए भी है, आप देख सकते हैं, अभी तुरंत जस्ट बताएं इक्वेशन फर्स्ट में। तो के जगह हम ए का मान पुट कर दिए, अल्फा प्लस बीटा, बस उतना ही है। फिर इसीलिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा, क्योंकि ए इक्वल टू माइनस बी बाई ए पहले दिया हुआ है। आशा है कि आपको यहाँ तक प्रूफ समझ में आ गई होगी। फिर अब हम लोग इक्वेशन तीसरा को देखते हैं। इक्वेशन तीसरा में है, यहाँ देखिए दोस्तों,
C इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा, तो C इक्वल टू ए, के जगह ए पुट कर दिए, ए अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C बाय ए हो गया। आशा है कि आपको ये भी समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। यानी अब हम लोग त्रिघात बहुपद के बीच शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करेंगे। जैसे सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, माना पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कोई एक त्रिघात बहुपद ले लिए हैं। कोई त्रिघात बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा है, जहां ए 0 के बराबर नहीं है। चूँकि दोस्तों अल्फ़ा बीटा और गामा जो है वो इस पी एक्स का शून्यक है, तो लाजमी है कि x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा एवं x माइनस गामा जो है वो इस पी एक्स का गुणनखंड भी होगा। तो देखिए आप, इसीलिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इक्वेशन है दोस्तों, इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। तो दोस्तों इस इक्वेशन इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू पी एक्स। तो इसके जगह पे हम लोग पी एक्स रख देंगे इक्वल टू के ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा। दोस्तों इसको एक्स माइनस अल्फ़ा और इसमें ये दोनों को गुना कर दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा गामा। अब दोस्तों एक्स इंटू, अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, फिर इसको एक जगह रख दिए और इसमें फिर गुना कर दिए, तो इतना हो गया। फिर के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस इसको सारा को एक जगह एडजस्ट कर दिए, तो अंततः आया दोस्तों ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक तथा अचर पद को बराबर करने पर ए इक्वल टू के, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, बी इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए, और सी इक्वल टू के इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिए, और डी इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा, इसको इक्वेशन 4 मान लिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इक्वेशन 2 को उठा के रखते हैं इसमें, तो बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो b इक्वल टू के जगह हम लोग ए पुट करते हैं क्योंकि दिया हुआ है के इक्वल टू ए इक्वल टू के, तो ए अल्फ़ा बीटा गामा। तो दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी इधर है, इधर गुना में है, भागा में चल जाए माइनस बी बाई ए, तो ये एक फार्मूला हो गया दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब चलिए हम लोग इक्वेशन तीसरा को लेते हैं। इक्वेशन तीसरा में है के इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी, तो के जगह हम लोग ए रख दिए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, सी बाय ए, इस ए को इस साइड रख दिए, तो ये फार्मूला हो गया आपका। अब फिर इक्वेशन 4 को हम लोग लेते हैं यहाँ से, माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू डी, तो के जगह ए बैठाएंगे, माइनस ए इंटू अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू डी, तो अल्फ़ा पी बीटा गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बाय, इधर से माइनस ए आ जाएगा, माइनस डी बाय ए आ जाएगा। तो आशा है कि आपको ये प्रूफ समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम लोग चौथा टॉपिक देखेंगे। चौथा टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का निष्कर्ष को लिखिए। यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है जहाँ जी एक्स 0 के बराबर नहीं है हो, तो हम बहुपद क्यू एक्स और जी आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। दोस्तों ये एक फार्मूला है, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ दोस्तों आर जो है आर एक्स इक्वल टू 0 है, अथवा आर एक्स की घात वो है जी एक्स के घात से जो दोस्तों वो छोटा होता है। आशा है कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गई होगी दोस्तों।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और दोस्तों में भी शेयर करें। अगला वीडियो में हम लोग दोस्तों बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग द एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय।